बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारे साथ है ओल्ड एज। और जैसे कि आप लोगों को पता है हमने स्टार्ट किया है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी BSN फोर्थ सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट है। BSN फोर्थ सेमेस्टर में जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसकी टोटल 13 यूनिट्स है और उस 13 यूनिट्स में हमने ऑलरेडी 8 यूनिट्स पढ़ चुके हैं और आज हम यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे जो कि हमारे साथ है ओल्ड एज। तो आज हम इस चैप्टर में ओल्ड एज की जो साइकोलॉजी होती है, ओल्ड एज की जो मेंटल स्टेटस होती है उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ओल्ड एज की जो मेंटल साइकोलॉजी होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम बात करें एजिंग की, तो एजिंग जो है ना ये हमारे साथ कौन सा क्या होता है, स्टेट होता है या कौन सा कंडीशन होता है। ये हमारे साथ जो एजिंग होती है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बर्थ से लेकर जो एंड तक यानी डेथ तक जितनी भी आप उम्र गुजार रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एजिंग। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हमारे साथ ओल्ड एज आती है, तो जैसे कि हमने स्टार्ट से पढ़ा है इन्फेंसी, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया प्री स्कूल चाइल्ड, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया स्कूल चाइल्ड और उसके बाद हमने पढ़ लिया एडोलेसेंस, एडल्टहुड और लास्ट में हम अब पढ़ेंगे ओल्ड एज। तो ओल्ड एज जो है ना ये हमारे साथ वो स्टेज होती है जिसमें जो बच्चा जो एज होती है वो बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, यानी बूढ़े को हम क्या कहते हैं, ओल्ड एज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो दादी अम्मा बैठी हुई है, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये ओल्ड एज है। ठीक है, तो इस एज को हम कहते हैं ओल्ड एज। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब फिजिकल चेंजेस इन ओल्ड एज। ओल्ड एज की जो फिजिकल चेंजेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एरिक्सन की जो स्टेजेस है जो कि हमारे साथ जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशंस है उसके डिफरेंस को मालूम करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे साथ एरिक्सन की जो स्टेजेस है हम स्टार्ट से लेकर अभी तक पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे साथ जो ओल्ड एज में जो एरिक्सन की स्टेजेस आ रहे हैं वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन एंड दूसरा जो स्टेज है वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर या सेल्फ डिस्पेयर। ठीक है, तो इस स्टेज को हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ और फिर इसके बाद जो है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम पढ़ेंगे कि ओल्ड एज में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, और किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, ओल्ड पीपल को किस तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उसकी साइकोलॉजी ठीक रहे। ठीक है, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो सही रहे, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे। और जो इमोशनल एंड जो सोशल चेंजेस आते हैं ओल्ड एज में तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है एजिंग। जैसे कि हमने पढ़ा कि एजिंग हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बच्चे से लेकर यानी जो बर्थ से लेकर एंड तक यानी डेथ तक जितना भी स्टेजेस आते हैं लाइफ में तो उसको हम कहते हैं एजिंग। ठीक है, यानी बर्थ से लेकर जो एंड तक या जो डेथ तक जितना भी प्रोसेस चल रहा है इसको हम कहते हैं एजिंग। ठीक है, तो लिखा गया है कि एजिंग इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग आर बिकमिंग ओल्डर। ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम कॉमनली इस तरह से अंडरस्टूड करते हैं कि स्टार्ट से लेकर, ठीक है, यानी जो पैदाइश से लेकर जो मैच्योरिंग तक है या मैच्योरिंग से क्या लिखा है कि एज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग आर बिकमिंग ओल्डर, कि ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है एजिंग जिसमें क्या होता है, जिसमें बंदा जो है ना वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, और या जो है ना ओल्डर बन जाता है, जैसे कि बूढ़ा बन जाता है, बुजुर्ग बन जाता है। ठीक है, इनफैक्ट एजिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म। एजिंग जो है ना ये हमारे साथ एक ब्रॉड टर्म में आता है। ठीक है, यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब मैच्योरिंग को हम कहते हैं या जो ओल्डर एज तक जितनी भी हमारे साथ प्रोसेस चल रहा है तो उसको हम एजिंग कहते हैं, बल्कि ये हमारे साथ एक ब्रॉड टर्म है और इसमें सेवरल प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, और उस सेवरल प्रोसेसेस में जितनी भी चेंजेस आते हैं अब उसको हम पढ़ेंगे। तो एजिंग में हमारे साथ जो है ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस हो गया, जैसे कि फिजिकल चेंजेस हो गए, जैसे कि कॉग्निटिव चेंजेस हो गए, ये सब हम एजिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वन हमारे साथ जो चेंजेस आती है एजिंग के साथ साथ तो वो कौन सी होती है, तो लिखा गया है कि फिजिकल चेंजेस इन ओल्ड एज। अब ओल्ड एज में यानी जो एजिंग जो है ना वो ओल्ड एज में पहुंच गई है। ओल्ड एज में अब हमारे साथ कौन कौन से चेंजेस आते हैं फिजिकल में, ठीक है, यानी आपको जो दिखाई देते हैं, तो उसमें स्किन में चेंजेस आते हैं। स्टूडेंट, स्किन में क्या चेंजेस आते हैं, एक तो ये कि स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो लेस हो जाती है। ठीक है, स्किन जो है ना वो यंग एज में बहुत इलास्टिक हो जाते हैं, इलास्टिक होते हैं, लेकिन जब ओल्ड बन जाते हैं इंसान तो उस दौरान उसका स्किन जो है ना उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है,
खराब हो जाती है, ठीक है। और जितनी भी आप बूढ़े लोगों की, अपनी दादा दादी की, जब भी आप उसके हैंड्स को, उसके पीठ को देखें तो क्या हो गया, उसका जो स्किन होता है वो बहुत लेस इलास्टिक हो जाता है, ठीक है। उसका जो स्किन होता है उस पे रिंकल्स आ जाते हैं। उसके फेस को अगर आप लोग नोटिस करें, ठीक है, जितनी भी घरों में बुजुर्ग लोग प्रेजेंट होते हैं तो उसके अगर फेस को आप लोग देख ले तो उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसकी जो फिंगर नेल्स होती है वो फिर जल्दी से ग्रो नहीं करती, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वाइटामिन की कमी आ जाती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी आना, कैल्शियम की कमी आना, तो इस वजह से उसकी जो फिंगर नेल्स है अब वो भी ग्रो नहीं करेगी। द ऑयल ग्लैंड ग्रेजुअली प्रोड्यूस लेस ऑयल, ठीक है। उसका जो ऑयली ग्लैंड होता है, स्किन पे कुछ ऑयली ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ऑयली और जो फ्रेश फ्रेश दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इस ग्लैंड्स की वजह से, जबकि जब वो ओल्डर एज में लोग पहुंच जाते हैं तो उस दौरान जो है ना स्किन की जो ऑयली ग्लैंड है वो भी क्या हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो इस वजह से स्किन जो है ना वो मतलब जो यंग एज में जिस तरह से ऑयली और फ्रेश फ्रेश दिखाई देता है तो ओल्ड एज में अब वो ड्राई बन जाता है, ठीक है। तो स्किन की इस टाइप ऑफ यानी इसकी जो ड्राइयर हो गया, ठीक है, ये जो ड्राई होना है स्किन का, इसको हम हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं फिर, जो हमारे साथ जो बूढ़े लोग होते हैं उसको चाहिए कि वो क्या यूज़ करे, वो मॉइस्चराइजिंग यूज़ करे, ठीक है, जिसके ज़रिए से उसका जो स्किन है वो ऑयली बन जाए, ठीक है, ताकि फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट रहे। और इसके साथ साथ सन जो स्क्रीन होती है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को अपने स्किन को सन से बचाने के लिए, ठीक है। और इस तरह से जो सन क्लॉथिंग होती है, ठीक है, ताकि उसका स्किन जो है ना वो सन से बच जाए तो उसको यूज़ कर सकता है। जैसे कि हैट हो गया, कैप हो गया, टोपी शूपी हो गई, ठीक है, टोपी वगैरह यूज़ कर सकते हैं ताकि उसका स्किन जो है ना वो फर्दर डैमेज से या फर्दर ड्राई होने से बच सके, ठीक है, जो कि स्किन जो सन के ज़रिए से भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे साथ आता है हेयर में क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में अगर हेयर्स को हम देख लें तो उसकी जो कलर है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कलर चेंज हो जाती है। जैसे कि जब भी आप लोग अपने दादा दादी को देख ले तो उसकी स्किन जो हेयर कलर है वो या तो ग्रे हो गई होगी या वाइट हो गई होगी, ठीक है। तो इसकी स्किन की जो हेयर कलर है वो चेंजेस हो जाती है, ठीक है, उसके पिगमेंट की कलर चेंज हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, लिखा गया है कि इट नॉर्मल फॉर हेयर टू ग्रेजुअली थिन ऑन द स्कार्फ, प्यूबिक एरिया एंड आर्मपिट प्यूबिक एरिया या स्कार्फ में जितनी भी हेयर्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है, उसमें ग्रेजुअली वो थिन हो जाती है और हेयरिंग लॉस भी आ जाती है, ठीक है। और दूसरा ये कि पिगमेंटेशन जो है ना उसकी कलर जो है ना वो चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ हाइट की अगर हम बात करें तो जितने भी 80 से अबव एज के लोग हो जाते हैं, ठीक है, ओल्ड हो जाते हैं, तो उसकी मतलब कॉमन जो चेंजेस आ जाते हैं उसकी हाइट में, तो वो क्या हो जाती है, अगर आप लोग उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देख ले तो वो क्या हो जाती है, उसकी कभी कभार स्पाइनल डिजीज हो जाती है, ठीक है, स्पाइनल बोन की जो है ना उसमें कंप्रेशन आ जाती है, स्पाइनल बोन जो है ना वो अपना शेप चेंज कर देता है, ठीक है, तो सी शेप सी बन जाती है, जिसकी वजह से उसका जो हाइट है वो 2 इंच तक या 5 सेंटीमीटर तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ओल्ड एज में जो 80 से अबव लोग होते हैं तो उसमें कितने हाइट की रिड्यूस आ जाता है या लॉस्ट हो जाती है, तो 2 इंच तक जो हाइट होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और या तो जॉइंट जो है ना वो कंप्रेस हो गए हैं या स्पाइनल डिस्क जो है ना उसमें कोई कंप्रेशन या डैमेज आ गया है, या उसकी जो स्पाइनल बोन है उसमें कोई कंप्रेशन या डैमेज आ गया है, उसके पोस्चर चेंज हो गए, तो इस वजह से उसका हाइट जो है ना वो चेंज हो गया है, ठीक है। अगर हियरिंग की हम बात करें तो जितनी भी नॉर्मल जो मतलब जिसकी कान खराब नहीं है, ठीक है, अभी मतलब वो जो है ना सुन सकते हैं, आराम से बात सुन सकते हैं, तो नॉर्मल लोगों की अगर हम बात करें तो उसकी हियरिंग चेंजेस क्या आ सकते हैं ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में ज़्यादातर जो हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स होती है वो उसको नहीं सुन सकते, ठीक है, क्लियरली उसको सुन नहीं सकते। लेकिन जो क्या होते हैं, जो लो पिच वाले साउंड होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी वाले साउंड होते हैं, तो उसको वो आसानी के साथ सुन सकता है, ठीक है। तो लिखा गया है कि ओवर टाइम चेंजेस इन द एयर मेक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड हार्डर टू हियर एंड चेंज इन टून एंड स्पीच लेस क्लियर, ठीक है। इस दौरान जो है ना ज़्यादातर टेनाइटिस भी हो सकती है, जो इस वजह से उसको स्पीच या टोन जो है ना वो क्लियरली सुनाई नहीं देता, तो इस वजह से उसके साथ आपने हाई फ्रिक्वेंसी में बात नहीं करनी है, ठीक है।
पर लिखा गया है कि दीज चेंजेस टेंड टू स्पीड अप आफ्टर एज 55, और ये ज़्यादातर 55 एज के बाद जो है ना ये चेंजेस आ जाते हैं, ये हेयरिंग लॉस हो गया या हेयरिंग चेंजेस हो गए। अगर विजन की हम बात करें तो विजन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो जितने भी हमारे साथ अबाउ 40s होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ ओल्डर हो गए हैं, तो इस दौरान जो है ना ज़्यादातर लोग जो है ना उसमें विजन की चेंजेस आते हैं, जैसे कि दूर की चीज़ें नहीं देखते, ठीक है। लेकिन जब हमारे साथ ओल्डर एज में पहुंच जाते हैं, जैसे कि 60 हो गए, 55 हो गए, ठीक है, इससे अबाउ जब भी हो जाता है, तो तब क्या होती है, ज़्यादातर जो विजन होती है वो उसकी जो प्रेसबायोपिया हो गया, जैसे कि करीब की चीज़ें भी नज़र अब सही से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, दूर के तो छोड़ो, अब करीब की भी चीज़ें जो है ना वो ब्लड या बिल्कुल नज़र ही नहीं आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस दौरान जो है ना ये डिजीज़ हो जाती है, और ये जो है ना ज़्यादातर कॉमन होती है ओल्डर एज में। ये हमारे साथ इट्स आल्सो नॉर्मल फॉर नाइट विजन, जो नाइट विजन होती है उसमें ये ज़्यादातर नॉर्मल होती है, ठीक है। एंड विजुअल शार्पनेस आ जाती है, टू डिक्लाइन विजन चेंजेस आ जाती है, कैन अफेक्ट व्हाट फ्रेंड्स ये स्लाइड्स में दिखाई नहीं दे रहा है, कैन अफेक्ट डिक्लाइन विजन चेंजेस कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव सेफली, ठीक है। और ये विजन चेंजेस जो है ना ये आपकी क्या कर देती है, ये आपकी जो मतलब आप जो है ना आपकी जो सेफली ड्राइविंग करना, ठीक है, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो चाहे वो दिन के टाइम हो रात के टाइम हो, तो उस दौरान आपकी क्या हो सकती है, आपकी जो सेफली ड्राइविंग है उसको इफेक्ट कर सकती हैं, एक्सीडेंट वगैरह की चांसेस हो सकती हैं। अब हमारे साथ आ रहा है स्लीप में क्या चेंजेस आते हैं, तो अगर आप लोग को सर्केडियन और राइथम को देख ले एक एडल्ट एज की, ठीक है, ओल्ड एज की, तो इस दौरान क्या होती है, सर्केडियन राइथम का मतलब है कि 24 आवर्स जो इसकी एक्टिविटी होती है उसको अगर आप नोट करें, तो उस दौरान हमारे साथ क्या होती है, जो यंग एज होती है अगर वो मतलब वो एक्टिविटी भी कर ले या ना कर ले, लेकिन वो रात को बहुत आराम के साथ बहुत ईजिली जो है ना वो स्लीप कर सकता है, ठीक है, लेकिन और डीपली सो सकता है। लेकिन ये जो ओल्डर एज होते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो डिजीज़ वगैरह आ जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह हो सकती है, ठीक है, या अगर डिजीज़ ना भी हो तो तब भी जो है ना उसकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ज़्यादातर वो फिर नींद नहीं कर सकता, ठीक है, यानी उसकी जो नींद की ज़्यादातर ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कि इंसोम्निया हो गया, नींद ना आना, ठीक है, और रात के टाइम जो है ना वो बार बार उठना, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस फील होना, ठीक है, तो ये ज़्यादातर कॉमन होती है इस एज में। अगर बोन की हम बात करें तो बोन में कॉमनली ज़्यादातर ये डिजीज़ जो है ना वो बोन में वोमेन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। तो लिखा गया है कि थ्रू आउट एडल्टहुड मेन एंड वोमेन ग्रेजुअली लॉस सम ऑफ मिनरल कंटेंट इन देयर बोन, ज़्यादातर मेन एंड वोमेन जो है ना, लेकिन ये वोमेन में कॉमन होती है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो ज़्यादातर वोमेन एंड मेन जो है ना उसमें ग्रेजुअली लॉस ऑफ मिनरल कंटेंट्स आते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से एक डिजीज़ की रिस्क होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस को कहते हैं, जिसमें जो डेंसिटी होती है, जो मास होती है बोन की, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। और जब नेचुरल बोन में लॉस आ जाए तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, जो कि बहुत फ्रॉन होती है फ्रैक्चर की तरफ, ठीक है। और ये ज़्यादातर क्यों होती है, क्योंकि बंदा जो है ना वो कैल्शियम की इंटेक सही से नहीं कर रहा है, ठीक है, कैल्शियम की कमी आई है, विटामिन डी की कमी आई है, या उसके लाइफस्टाइल में ऐसे कुछ मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से उसकी बोन जो है ना वो इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने बोनों को इस डिजीज़ से बचाव में रहे, तो तब हम क्या करते हैं, उसको एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज किया करे, ठीक है, वॉकिंग किया करे, और इसी तरह से वो जो है ना कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट वगैरह कुछ ले ले, अपने फूड में भी विटामिन डी एंड कैल्शियम को क्या करे, ज़्यादा करे, ठीक है। और ऐसे लाइफ स्टाइल में ऐसे चॉइसेस ना रखे जिसकी वजह से उसकी जो बोन है वो इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। स्टूडेंट्स फिर हमारे साथ आ रहे हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आ जाते हैं, जैसे ही लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, और इस हार्मोनल चेंजेस की रिजल्ट की वजह से हमारे साथ जो मेटाबॉलिज्म होती है वो क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है, ठीक है। और जब भी हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम लो हो जाती है तो अगर हम थोड़ी सी भी कैलोरीज ले लें तो वो हमारे बॉडी में उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और फैट्स की एकमुलेशन हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ की क्या हो सकती है, काज हो सकती है।
तो इस दौरान जो है ना ज़्यादातर क्या होना मतलब लेस जो कैलोरीज़ या फ्यूअर कैलोरीज़ जो है ना वो लेना होगा, ठीक है? ताकि आप जो है ना ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आपकी फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं है, तो इस वजह से आपकी बॉडी में फैट्स जो है ना वो जमा हो सकते हैं। तो इस एज में जो हमारे साथ बूढ़े होते हैं उसको ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि आप जो है ना आप कम फैट्स वाले, कम कैलोरीज़ वाले खुराक ले लें, ठीक है? और इसके साथ-साथ कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज़ वगैरह करें, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाए, ठीक है? इसके साथ फिर हमारे साथ जो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में डिजीज़ेज़ आते हैं, तो उसकी मेमोरी चेंजेज़ आते हैं। ये हमारे साथ एक नॉर्मल पार्ट होता है एजिंग के साथ, ठीक है? जितनी भी एजेड लोग होते हैं तो उसकी मेमोरी चेंजेज़ आ जाते हैं, ठीक है? अगर आप लोग अपने घरों में भी देख लें तो आपके दादा-दादी को ये डिज़ीज़ ज़रूर होगी अगर वो 85-80 से अबव है, ठीक है? तो लिखा गया है कि मेमोरी चेंजेज़ आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। ये हमारे साथ एजिंग प्रोसेस का एक नॉर्मल पार्ट होता है। It's common to have less recall to recent memory and to be slower रिमेंबरिंग नेम एंड डिटेल। जो अपने फैमिलीज़ के या फैमिली से बाहर जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, और उसे पहले से वो या नेम याद हो, लेकिन अब जो है ना उस नेम को याद करना, उसके डिटेल के बारे में जानना, तो ये जो है ना उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है, ठीक है? तो इसकी मेमोरी चेंजेस आ जाते हैं। इसके साथ साथ यू कैन हेल्प कीप योर ब्रेन शार्प। आप उसके ब्रेन को शार्प लग सकते हैं, जैसे कि उसको सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, ठीक है? इसके साथ साथ उसको चैलेंज योर सेल्फ टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है? उसे बताना है कि आपने क्या करना है, न्यू न्यू थिंग्स को सीखना है, ठीक है? इसी तरह से कुछ एक्टिविटी उसको फिजिकली एक्टिव रखना है, तो इसके ज़रिए से वो जो है ना वो एक्टिव हो सकती है, और उसकी ब्रेन की जो मेमोरी लॉस वाला जो मतलब जो डिसऑर्डर है या जो ये कंडीशन है ये थोड़ा नॉर्मल हो सकता है, ठीक है? फिर हमारे साथ आता है हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। अगर हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन की हम बात करें, तो जैसे ही चीज़ें जो है ना वो उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, चाहे वो जो भी चीज़ हो, इसी तरह से इंसान की भी अगर उम्र ज़्यादा हो जाए तो उसका हार्ट, उसका ब्रेन, उसका लंग्स, उसकी किडनी, सब कुछ जो है ना वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो हार्ट जो है ना वो क्या हो जाता है, लेस एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, इस एज के साथ साथ। और फिर जो है ना वो अपनी एक्टिविटी को फास्टली नहीं कर सकता, ठीक है? अपनी एक्टिविटी को करने में उसको थोड़ा हार्डर होता है, उसका वर्क करना जो है ना वो थोड़ा हार्ड बन जाता है। अगर लंग्स की हम बात करें तो लंग्स भी इसी तरह से एज के साथ साथ लेस एफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है? और फिर बॉडी को सही से ऑक्सीजन सप्लाई होना ये जो है ना ये बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है? इन्हें टाइम के साथ साथ जितने भी टाइम हो जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है ना वो बॉडी में थोड़ी उसकी कमी आ जाती है, तो इसकी वजह से भी फिर जो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह है इसकी डिसऑर्डर लग सकती है, ठीक है? अगर किडनीज़ की हम बात करें तो किडनी जो है ना वो अपने साइज़ जो है ना उसकी श्रिंकेज आ जाती है, ठीक है, ट्रॉपी हो जाती है। इसके साथ साथ उसकी फंक्शन जो है ना उसमें भी लॉस आ जाती है। जो किडनी के अपने नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें थोड़ा डैमेज आ जाता है, इस वजह से श्रिंकेज आ जाती है, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, साइज़ में थोड़ी कमी आ जाती है। इसी तरह से जो वेस्ट होते हैं उसको सही से रिमूव नहीं करते बॉडी में, ठीक है? जो मेडिसिन वगैरह होते हैं तो उसको भी रिमूव करने में टाइम लगता है, ठीक है? और ब्लड में भी इसकी ब्लड से भी इसको रिमूव करना, इसकी फिल्ट्रेशन करना बहुत टाइम लेता है, और इंसान जो है ना वो डिहाइड्रेशन में भी चला जा सकता है, क्योंकि किडनी जो है ना उसमें डैमेज आ गई है, ठीक है? और किडनी अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करता। फिर हमारे साथ आता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो जितनी भी ओल्डर एज के लोग होते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये डिसऑर्डर कॉमन होती है, ठीक है? और ये हमारे साथ नॉर्मल नहीं होता, ये एक डिजीज़ है, ठीक है? ये आप लोगों ने याद रखना है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है ना वो एज के साथ साथ जितनी भी ओल्डर एज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ये हो जाती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। लेकिन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है ना ये हमारे साथ नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये जो है ना एजिंग में एक डिजीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ठीक है? तो लिखा गया है कि एज रिलेटेड चेंजेस इन द यूरिनरी सिस्टम, के एज के साथ साथ कुछ चेंजेस आ जाते हैं यूरिनरी सिस्टम में, जैसे कि उसकी मोबिलिटी में चेंज आना, ठीक है, उसमें उसकी डिक्रीज होना है, मोबिलिटी डिक्रीज होना। इसके साथ साथ मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, तो इसकी वजह से हमारे साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस काज हो सकती है, जो कि एक नॉर्मल पार्ट नहीं है एजिंग का, बल्कि इसको ट्रीट करना चाहिए। अगर सेक्सुअल फंक्शन की हम बात करें तो जितनी भी 50 से अबव मैन या वुमेन है तो उसकी ये जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उसमें उसकी लेवल में कमी आ जाती है, ठीक है? जैसे कि मेन में अगर स्पर्म की प्रोडक्ट को हम देख लें तो स्पर्म की प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो जाती है। इसकी वजह से
जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है उसमें उसकी टाइम जो है ना वो स्लो हो जाती है। अगर वुमेन की हम बात करें तो वुमेन में क्या होता है, जो इवॉल्वेटिंग है वो स्लो हो जाती है, बल्कि वो स्टॉप ही हो जाती है, और जो मेनोपॉजल स्टेज है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन या तो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। फिर हमारे साथ जो एरिक एरिक्सन के स्टेजेस आते हैं, तो एरिक एरिक्सन की अब कौन सी स्टेज आएगी ओल्डर एज में, तो उसमें दो स्टेजेस आते हैं। एक हमारे साथ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, ठीक है, जिसका जो क्या होता है, जिसका जो वर्च्यू है वो लव होता है। सॉरी, ये नहीं आता, बल्कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन आता है। और इससे जो लास्ट वन है, जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। और इसका जो वर्च्यू है, जो कि जनरेटिविटी एंड स्टिग्नेशन है, इसका जो वर्च्यू है वो केयर है, ठीक है। तो ये आता है एक, और दूसरा जो स्टेज है वो हमारे साथ है ये वाला, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अब। स्टूडेंट, जो जनरेटिविटी होती है उसका अगर सिमरी हम देख ले, समरी देख ले, क्विकली समरी, तो उसमें हमारे साथ आती है कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, ठीक है। यानी किस तरह से मैं अब वो वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करूँ। वो चाहता है कि मैं अपने ज़रिए से लोगों को क्या दूँ, पैदा दूँ, ठीक है। मैंने जितना भी एक्सपीरियंस हासिल किया दुनिया से, अपने एज से, तो उसके बारे में अब वो सोचता है कि मैं किस तरह से लोगों को क्या दूँ, पैदा दूँ, ठीक है। अपने जो जितने भी जनरेशन है उसको पैदा देना, ठीक है। और जो जितनी भी सोसाइटी में लोग रहते हैं वो चाहता है कि अब मैं दूसरों के बारे में सोचूं, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। तो इस वजह से वो सोचता है कि मैं किसी दूसरे को पैदा दूँ, ठीक है। और इसका जो बेसिक वर्चू होता है वो केयर होता है। इम्पॉर्टेंस इवेंट जो है ना वो हमारे साथ पेरेंटहुड होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ वर्क होता है। वही बात बताए हैं कि जनरेटिविटी जो है ना ये हमारे साथ मेकिंग यूर मार्क को रिपर करते हैं, ठीक है। और इस दौरान जो है ना वो सोचता है कि मैं किसी दूसरे इंसान को क्या दूँ, पैदा दूँ, ठीक है। और ऑन द वर्ल्ड थ्रू केयरिंग फ्रॉम अदर एज वेल एज क्रिएटिंग एंड अकम्प्लिशिंग थिंग टू मेक दैट मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ठीक है। और स्टिग्नेशन किस स्टेज को कहते हैं, जब हमारे साथ एक इंसान जो है ना वो जनरेटिविटी में फेल हो जाता है तो वो स्टिग्नेशन की तरफ चला जाता है। वो वर्ल्ड से डिस्कनेक्शन फील करता है, ठीक है। और वो कहता है कि मैं इस वर्ल्ड में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मैं सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं हो बन सकता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सक्सेसफुल कुछ किया ही नहीं है जिससे मतलब मैं दूसरों को फ़ायदा दूँ, ठीक है। या दुनिया के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो इस वजह से अब वो डिस्कनेक्शन या एन इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो फील करता है, ठीक है। इस दौरान जो जनरेटिविटी है वो हमारे साथ पॉजिटिव स्टेज है एरिक्सन की, और जो नेगेटिव स्टेज है वो स्टिग्नेशन है। अगर कोई जनरेटिविटी में फेल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्नेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आते हैं दूसरा स्टेज, जो कि इंटीग्रिटी वर्सेस सेल्फ डिस्पेयर होता है, ठीक है। और इसमें इंसान क्या करता है, अपनी सारी लाइफ पे एक समरी डालती है, एक रिफ्लेक्शन डालती है, अपनी सारी लाइफ को देखते हैं और उसका खुलासा जो है ना वो निचोड़ लेती है। वो सोचता है कि मैंने कुछ किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, ठीक है। वो अपने ज़िंदगी के बारे में सारी ज़िंदगी पे एक बैक रिफ्लेक्टिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो है ना वो हमारे साथ क्या होता है। अगर साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट को हम देख ले तो वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसका जो मेजर क्वेश्चन होता है, डिड आई लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, क्या मैंने एक मीनिंगफुल ज़िंदगी, क्या मैंने एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारी कि नहीं। और जो विस्डम है वो वर्चू होता है वो विस्डम है, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ होता है, ठीक है, या बैक लाइफ रिफ्लेक्शन होता है। स्टूडेंट्स, हमारे साथ अब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर हम देख लें तो हमारे साथ लिखा गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वन ऑफ द सेंट्रल कंसेप्ट इन द एजिंग रिसर्च। एजिंग रिसर्च में हमारे साथ अब क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंसेप्ट जो है ना ये बहुत सेंट्रल कंसेप्ट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें टू डिफरेंट ट्रेडिशनल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं अच्छा, यहाँ भी लिखा कैन बी डिस्टिंग्विश इन दिस रिस्पेक्ट कंसेप्ट विच डिफाइन क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। तो एक हमारे साथ तो उस दो ट्रेडिशंस में एक जो है ना वो ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन है और एक सब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन है। ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन की अगर हम जनरल बात करें तो इसमें हमारे साथ क्या आता है, इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसमें उसकी जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि इनकम हो गया, जैसे कि हेल्थ हो गया, जैसे कि सोशल नेटवर्क हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ उसकी जो कॉम्पिटेंसीज हो गए, ठीक है, इसकी जो इंडिविजुअल परस्यूज होते गए, उसकी जो अचीव
अचीवमेंट हो गए, ये सब जो है ना उसमें क्या आता है, ये सब हमारे साथ ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन में आता है। जबकि सब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन में उसकी फीलिंग्स इमोशंस आते हैं, वो खुश है, वो खफा है, वो सुकून में है, वो बेसुकून है। तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ सब्जेक्टिव इवैल्यूएशंस में आते हैं, ठीक है। तो अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन जो है ना उसमें क्या आता है और सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में क्या आता है। तो लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी मेजर्ड बाय द एक्सटेंट to which a person has access to and command over relevant resources like income, health, social network and competencies, ठीक है, serve individual to pursue their goals यानी अचीव देयर गोल, ठीक है, एंड डायरेक्ट देयर लिविंग कंडीशंस, ठीक है। तो ये सारे जो लिविंग कंडीशन आता है, जो इनकम हो गया, जो उसका घर हो गया, उसका हेल्थ हो गया, उसका सोशल नेटवर्क हो गया, ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन में हमारे साथ जो इनकम हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, सोशल नेटवर्क हो गया, कॉम्पिटेंसीज हो गए और इसका जो अचीवमेंट या परस्यूमेंट हो गया, ठीक है, गोल का। तो ये हमारे साथ क्या आता है और उसका जो लिविंग कंडीशन है, ये सब जो है ना वो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन में आते हैं। अब सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव जो है ना, अच्छा, फिर लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ हाई वेयर इनकम इज़ हाई। अगर हमारा इनकम हाई है, ठीक है, अगर आपका गुड हेल्थ है, अगर आपका सोशल नेटवर्क अच्छा है, ठीक है, अगर आप जो है ना अपने गोल को अचीव किया है थ्रू एजुकेशन के ज़रिए से, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वालिटी लाइफ है वो हाई होगा, ठीक है, वो अच्छा होगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी मेजर्ड बाय एक्सटेंशन ऑब्जर्वर्स, ठीक है, और ये हमारे साथ जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो सामने वाला होता है वो ही ऑब्जर्व करता है, ठीक है। जबकि सब्जेक्टिव जो है ना वो इंसान खुद की फीलिंग्स हो कहते हैं, ठीक है, एंड इंसान की जो इमोशंस हो गए। तो हाई सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी डिफाइन एज सब्जेक्टिव वेलबींग। जब आप सब्जेक्टिव वेलबींग हो, आप अपने लाइफ की जो हाई स्टेटस है उससे सेटिस्फाई हो, ठीक है, आपकी जो पॉजिटिव सोच है, आपकी जो पॉजिटिव इमोशन, आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो मतलब अच्छा सोचना, ये सब जो है ना आपकी हाई सब्जेक्टिव क्वालिटी है। अगर आपका सोच जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, आप जो है ना आपकी इमोशन नेगेटिव है, आप सैडनेस को फील करते हैं, तो ये आपकी लो सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है अबाउट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लाइफ के बारे में कि कुछ लोग जो है ना वो वेलबींग होते हैं, कुछ लोग जो है ना वो डिप्रेवेशंस में होते हैं, कुछ लोग जो है ना वो डिसोनेंस में होते हैं, जबकि कुछ लोग जो है ना वो एडेप्टेशन में होते हैं। तो ये अब एक एक को डिस्कस करते हैं कि वेल बीइंग, डिप्रेवेशन, डिसोनेंस एंड एडेप्टेशन में क्या डिफरेंस है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारे साथ वेल बीइंग होता है, इसमें ऐसा होता है कि इंसान की जो ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन है और जो सब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन है वो दोनों अच्छा हो, तो उसको हम कहते हैं कि वेलबींग है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन उसका जो रहना सहना, उसका जो खाना पीना, उसका जो इनकम, उसकी जो हेल्थ स्टेटस, ठीक है, ये सब जो है ना ये बहुत अच्छा होता है। और उसका सब्जेक्टिव जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, वो भी पॉजिटिव होता है, वो भी हैप्पीनेस होती है, वो भी सुकून में होता है। तो वो सुकून में भी होता है और उसका जो इनकम वगैरह है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि वेलबींग है, ठीक है, सोसाइटी में उसका हाई स्टेटस होता है। फिर हमारे साथ आता है डिप्रेवेशन। डिप्रेवेशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इंसान जो है ना वो क्या होता है, उसका ना ही ऑब्जेक्टिव जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छा हो, ना ही सब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन अच्छा हो। मतलब वो गरीब भी है, उसके पास माल दौलत भी नहीं है, उसके पास अच्छा घर भी नहीं है, रहने सहने की जगह भी नहीं है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें भी नहीं है, और इसके साथ साथ उसकी जो इमोशंस है वो परेशान है, ठीक है, वो खफा है, वो बेसकून है, वो सुकून में नहीं है। तो ये सब हमारे साथ क्या आते हैं, डिप्रेवेशन में आते हैं। तो अब आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन डिप्रेवेशन एंड वेलबींग का समझ लिया होगा कि वेलबींग जो है ना जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का वेलबींग हो, ठीक है, दोनों जो है ना वो अच्छे हो, तो उसको हम वेलबींग कहते हैं। जबकि डिप्रेवेशन में जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लाइफ लिविंग कंडीशंस होते हैं वो दोनों जो है ना वो अच्छे ना हो, ठीक है, पुअर हो। फिर हमारे साथ डिसोनेंस आते हैं। डिसोनेंस एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें इंसान जो है ना क्या होते हैं, उसकी जो ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन है वो क्या हो, वो अच्छा हो, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन, उसका जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छा है, लेकिन सब्जेक्टिव लाइफ जो है ना उसमें वो लो है, यानी उसको सुकून नहीं है, उसके रहने सहने की जगह, उसकी जो इनकम है, उसकी जो हेल्थ है वो सब अच्छा है, ठीक है, उसका इनकम भी ज़्यादा है, वो बहुत अमीर भी है, ठीक है, उसके रहने सहने, उसके पास गाड़ी वगैरह सब कुछ है,
लेकिन उसके पास सुकून नहीं है, वो बेसुकून है, उसके पास क्या नहीं है, खुशी नहीं है, ठीक है, वो परेशान है, वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, तो इसको हम डिसोनेंस कहते हैं। और एक ऐसा लोग होते हैं कुछ के, वो अडेप्टेशन कर देते हैं। किस तरह से अडेप्टेशन, यानी उसका जो लिविंग कंडीशन है, जो ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन है, वो बिल्कुल पुअर है, ठीक है, उसके पास ना तो पैसे हैं, ना कपड़े हैं, ना रहने सहने की जगह है, ठीक है, ना उसके खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब है। लेकिन क्या है, उसका जो सब्जेक्टिव क्वालिटी लाइफ है, वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई है, वो खुश रहते हैं, ठीक है, वो सुकून में होते हैं, तो इसको हम एडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब जो वेलबींग है उसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों अच्छे होते हैं। जो डिप्रिवेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव जो है ना वो और सब्जेक्टिव दोनों जो है ना वो अच्छे नहीं होते, ठीक है। और जो डिसोनेंस है उसमें ऑब्जेक्टिव लाइफस्टाइल तो अच्छा होता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव है उसमें सुकून नहीं है, ठीक है। और जो एडाप्टेशन है उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लाइफ जो है ना वो पुअर होता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव लाइफ है वो अच्छा होता है, ठीक है, सुकून में होते हैं वो लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आ रहे हैं कुछ डोमेन्स जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या है। अगर हम एजिंग की बात करें तो उसमें जो डोमेन्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स है जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो खुश रह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ है सोशल इंटीग्रेशन। अगर सोसाइटी के साथ वो क्या रहे, कनेक्शन में रहे, तो तब इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो सकती है। अगर उसका हेल्थ अच्छा हो, ठीक है, और अगर वो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट रखे, सोसाइटी में एक्टिव रहे, ठीक है, तो तब भी वो क्या हो सकती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है। फिर हमारे साथ आते हैं कि इमोशनल एंड सोशल चेंजेस कुछ आते हैं। जब हमारे साथ इंसान जो है ना वो ओल्ड एज में पहुंच जाता है, तो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव योर इमोशनल एंड कॉग्निटिव हेल्थ विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो तब आप जो है ना आपकी जो इमोशनल, आपकी जो कॉग्निटिव जितनी भी क्या होते हैं, जितनी भी चेंजेस होते हैं, जितनी भी एंजाइटी है, जितनी भी अल्जीमर डिजीज़ हो गया, डिमेंशिया हो गया, तो इससे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि वाइल फिजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस केमिकल इन द बॉडी दैट प्रमोट इमोशनल वेलबिंग, ठीक है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो ये आपकी जो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं इस फिजिकल एक्टिविटी से, जिससे आपकी जो इमोशनल है उसमें वेलबींग आ सकते हैं, ठीक है। यानी आपकी जो डिप्रेशन एंजाइटी है उसको क्या कर सकते हैं, उसमें प्रमोशन आ सकती है, वो ठीक हो सकती है। इनएक्टिविटी कैन मेक डिप्रेशन एंजाइटी एंड स्ट्रेस वर्स, ठीक है। और जब आप इनएक्टिव हो, आप सारा दिन लेटे रहते हो, बैठे रहते हो, तो ये आपकी जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है या स्ट्रेस है उसको ज़्यादा कर सकती है। रिसर्च हैज़ बीन डन टू लिंक फिजिकल एक्टिविटी एंड टू द रिस्क ऑफ अल्जीमर डिजीज़ एंड डिमेंशिया, ठीक है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव ना हो तो इसकी वजह से आपको रिस्क हो सकती है कि आपको अल्जीमर या डिमेंशिया कास हो जाए। अल्जीमर कौन सी डिजीज़ होती है, जब आपकी जो मतलब मेमोरी लॉस हो जाए, ठीक है। और जो डिमेंशिया है वो भी हम मेमोरी लॉस को कहते हैं कि टाइम के साथ साथ आपकी मेमोरीज़ में ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है उसमें कमी आ जाती है, आपको चीज़ें फिर याद नहीं रहती, किसी का डिटेल याद नहीं रहता, किसी का नाम याद नहीं रहता, ठीक है। एडल्ट हु आर फिजिकली एक्टिव में बी लेस लाइकली गेट अल्जीमर डिजीज़ और डिमेंशिया देन एडल्ट हु आर फिजिकली नॉट एक्टिव, ठीक है। और वो एडल्ट जिसको जो कि फिजिकली एक्टिव हो, ठीक है, वो वॉकिंग करती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिटी के साथ भी एक्टिव रहते हैं, तो वो जो है ना वो बहुत कम चांसेस है कि वो उसको अल्जीमर डिजीज़ हो या डिमेंशिया हो। जबकि वो एडल्ट जो कि फिजिकली एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, और बहुत कम हिस्सा लेते हैं या बहुत लेस एक्टिव होते हैं, तो उसको ज़्यादा चांसेस है कि उसको अल्जीमर डिजीज़ या डिमेंशिया हो जाए। अब हम किस तरह से इस डिजीज़ से, जो कि हमारे साथ अल्जीमर डिजीज़ है या डिमेंशिया है, इससे अपने आप को, अपने बड़ों को बचा सकते हैं। तो लिखा गया है कि सोशल एक्टिविटी में हमारे साथ क्या आते हैं कि प्रोटेक्ट और इम्प्रूव योर इमोशनल हेल्थ। जो इमोशनल हेल्थ है, जैसे कि हमने डिजीज़ के बारे में बताया, ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में बताया, तो इसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर टच में अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने कम्युनिटी के साथ टच में रहे, ठीक है, बिल्कुल अटैच रहे, कम्युनिटी के साथ एक्टिव रहे, तो तब आप ये जो इमोशनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। विदर फिजिकल हेल्दी और आर इल पीपल हु फील कनेक्टेड टू अदर आर मोर लाइकली टू थ्राइव देन दूज हु आर सोशली आइसोलेटेड, ठीक है। बताया गया है कि जितने भी हमारे साथ ये जो फिजिकली
हेल्दी लोग होते हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी के साथ कनेक्शन में रहते हैं, तो ये एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये बहुत सोशली एक्टिव होते हैं। जबकि वो लोग जो कि सोशली आइसोलेटेड होते हैं, तो ये लोग जो है ना ज़्यादातर बीमारी में पड़ जाते हैं, ठीक है, अल्जीमर डिजीज़, जो इमोशनल हेल्थ डिजीज़ वगैरह है वो हो सकते हैं उसे, ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन में वो पड़ सकते हैं। वॉलेंटियरली इन योर कम्युनिटी एंड शेयरिंग योर विजडम एंड टैलेंट टू विद अदर इज द is a gratifying and meaningful way to enrich your life, ठीक है। और अगर आपके बुज़ुर्ग जो है, आपके जो बूढ़े होते हैं, अगर वो अपनी कम्युनिटी में किसी के साथ भी अपना टैलेंट, अपना जो विजडम, अपना जो लाइफ की जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है, तो उसकी वजह से उसको खुशी मिलती है, ठीक है, और वो किसी दूसरे को अपनी मीनिंगफुल लाइफ के बारे में सारा बता देते हैं कि किस तरह से आपने एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारनी है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो ओल्ड एज है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।